आज इस क्लास के अंदर हम कुरुक्षेत्र है, उस कुरुक्षेत्र से जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आंसर होते वो हम देखेंगे। हमारा जो सेकंड ग्रेड का सिलेबस है उसके अंदर जो कुरुक्षेत्र है उसका जो प्रथम सर्ग है, यानी कुरुक्षेत्र है, उस कुरुक्षेत्र के अंदर 7 सर्ग है। कितने सर्ग है? 7 सर्ग है। उसमें से जो प्रथम सर्ग है यानी जो 1 नंबर का जो सर्ग है वो हमारे सिलेबस के अंदर दे रखा है। तो ये कुरुक्षेत्र जो रचना है वो रामधारी सिंह दिनकर की है। तो इससे संबंधित जो जितने भी महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आंसर होते हैं वो हम देखेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। वैसे प्रतिदिन वीडियो है वो 7:30 पर मॉर्निंग में आपको मिल जाती है। ठीक है, तो आप कंटिन्यू वॉच करें। वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें। किसी प्रकार का आपको डाउट कंफ्यूजन होता है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। बिना समय गंवाए हम शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो देखिए, जो पहला हमारा क्वेश्चन है वो है, निम्न में से कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है? यानी नहीं वाले क्वेश्चन है वो ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो जो नहीं है वो बतानी। तो देखो, दिल्ली, नीम के पत्ते, रेणुका, अध्यात्म चिंतन। तो ये अवशब्द हो गए 4 हमारे। तो इसके अंदर हमारे जो ये अध्यात्म चिंतन है ये हमारे रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है। बाकी दिल्ली, नीम के पत्ते और रेणुका ये सभी रचनाएं वो रामधारी सिंह दिनकर की है। रामधारी सिंह दिनकर का जो जीवन परिचय और इनसे संबंधित जितने भी पॉइंट बनते हैं वो मैंने हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा है, वहां पर अच्छे से समझाया। तो वो हिंदी साहित्य की क्लास है, वो फर्स्ट ग्रेड की जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर पड़ी हुई है, और फर्स्ट ग्रेड का वहां पर आपको सारा सिलेबस मिल जाएगा जो हिंदी से संबंधित है। तो आप जाकर वहां पर देख लीजिए। और सेकंड ग्रेड की जो पिछली वीडियो आपने नहीं देखी है तो उसके भी एक जो लिस्ट बनी हुई है वहां पर जाकर वो आपको मिल जाएगी। और टेलीग्राम में वो भी ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर उसकी पीडीएफ वो मैं शेयर करता रहता हूँ। आगे देखिए, 2 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, नर का बहाया रक्त हे भगवान मैंने क्या किया? ये उद्गार किसका है? यानी उद्गार का मतलब जो मन के जो भाव है, तो ये किसका है? ये युधिष्ठिर का है। युधिष्ठिर है जो हमारा जो महाभारत है वहां से ये लिए गया है। जो कुरुक्षेत्र जो रचना है उससे का इसका जो मूल जो प्रतिपाद्य महाभारत का युद्ध है वो हो चुका है, और उसके बाद में जो युधिष्ठिर है वो पश्चाताप कर रही है। तो वो जो पश्चाताप कर रही है वो घटना है वो इसके अंदर ली गई है। तो ये कह रहा है कि नर का बहाया रक्त हे भगवान मैंने क्या किया? ये जो विचार है ये युधिष्ठिर को आ रहे हैं युद्ध होने के बाद की स्थिति है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, पविकाय शब्द का प्रयोग कवि ने किसके लिए किया है? तो पविकाय शब्द वो भीम के लिए आया है। किसके लिए आया? भीम के लिए आया है। 4 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, ओ युधिष्ठिर सिंधु के हम पार है, ये पंक्ति किसने कही है? तो ये सुयोधन ने कही है। यानी जो सुयोधन है दुर्योधन का नाम है, दुर्योधन। सुयोधन वो क्या? दुर्योधनी। वो कह रहा है हम सिंधु के पार हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्न में से आग और राग का कवि किसे कहा गया? तो आग और राग का कवि है वो हमारे रामधारी सिंह दिनकर को कहा गया। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, मोस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखिए हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन, मुझे ऐसा लगा मानो युद्ध की समस्या मनुष्य की सारी समस्याओं की जड़ हो। कुरुक्षेत्र के संदर्भ में दिनकर को कौन सी रचना लिखते हुए उक्त विचार आया? तो ये कलिंग विजय है, वो जो युद्ध से संबंधित है, जो कुरुक्षेत्र उससे पहले लिखी गई थी कलिंग विजय। 7 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, भर गया ऐसा हृदय दुख दर्द से, फेन या बुदबुद नहीं उसमें उठा। फेन का मतलब इसे झाग होता है। खींचकर उच्छ्वास बोले सिर्फ वे पार्थ, मैं जाता पिता में पास हूं। कुरुक्षेत्र में उक्त पंक्तियां किसने कही है? यानी यहाँ पर जो मैं जाता पिता में पास हूं ये युधिष्ठिर ने कही है। युधिष्ठिर ने कही है। और पार्थ है वो अर्जुन के लिए आया है। यहाँ पर अर्जुन से वो कह रहे हैं। ठीक है, मैं जाता पिता में पास हूं। पिता में कौन? भीष्म पिता में है। ठीक है, आगे देखिए उसका जो आंसर है दो ये युधिष्ठिर ने। 8 नंबर है, हर युद्ध के पहले द्विधा लड़ती उबलते क्रोध से, इस पंक्ति में द्विधा है। तो द्विधा शब्द के बारे में पूछा तो ऑप्शन के अंदर मैंने यहाँ पर अभशब्द यहाँ पर नहीं लिखे, ऑप्शन में अभशब्द में दे रखा था, जैसे संज्ञा है, विशेषण, इस प्रकार क्रिया है। तो द्विधा वो एक संज्ञा है।
दुविधा क्या है? एक संज्ञा है। और दुविधा का मतलब होता है जो ये द्वंद की स्थिति होती है ना, दो विचार होते हैं, अलग अलग दो विचार होते हैं कि ये करूं या वो करूं, ठीक है, तो वो द्वंद की स्थिति सी है। 9 नंबर का दिनकर की किस कृति का कथानायक कर्ण है? तो जो रश्मि रथी है उसका जो कथानायक है वो क्या है? कर्ण है। 10 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर ने कुरुक्षेत्र में किसका आलंबन लेकर युद्ध की समस्या के प्रश्न को उपस्थित किया है? तो भीष्म और युधिष्ठिर दोनों, भीष्म और युधिष्ठिर दोनों को। 11 नंबर है, अब दुरात्मा शकुनी को आशंका हुई, कवि दिनकर ने शकुनी को दुरात्मा कहा है, क्यों? यानी इसको जो कवि जो शकुनी है उसको कवि है वो दुरात्मा कहा है, क्यों कहा है? क्योंकि वह बेईमान और चालाक था, इसलिए। 12 नंबर का क्वेश्चन है, जिसका हृदय उतना मलिन जितना कि शीर्ष वलक्ष है, वलक्ष से आशय है, यानी वलक्ष का मतलब चमकीला है और मलिन का मतलब गंदा होता है, ठीक है। जिसका हृदय उतना मलिन जितना कि शीर्ष वलक्ष है। 13 नंबर का क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र में कुल कितने सर्ग है? तो 7 सर्ग है, और उस 7 सर्गों में से हमारे कौन सा सिर्फ प्रथम सर्ग है वो ले रखा है, यानी सर्गों का मतलब यहाँ पर पाठ होता है, तो इसके अंदर जैसे कुरुक्षेत्र उसके अंदर 7 पाठ है, उनमें से हमारे जो प्रथम पाठ है वो ले रखा है। 14 नंबर का क्वेश्चन है, जिसका हृदय उतना मलिन जितना कि सिर वलस है, कुरुक्षेत्र की इस पंक्ति में किसे इंगित किया गया है? तो ये कुटिल नीतिज्ञ होते हैं उनको इंगित किया गया है। 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए, वज्र सा कुल टूटकर स्मृति से गिरा, दब गए कौनते दुर्वह भार से, कुरुक्षेत्र के अनुसार वज्र सा गिरने पर स्मृति हो गई। आंसर अगले पैराग्राफ में है, यानी जो स्मृति का मतलब याद किसकी आई? तो अभिमन्यु के अन्यायपूर्ण वध की, यानी उसको अभिमन्यु का जो अन्यायपूर्ण जो वध हुआ था उसकी याद आ गई। 16 नंबर है, कुरुक्षेत्र से संबंधित कौन सा कथन गलत है, यानी जो गलत है वो बात हमारे को बतानी है। देखिए, इसमें युद्ध और शांति को लेकर गंभीर और विशद चिंतन प्रस्तुत किया गया, तो ये तो बात है, क्योंकि युद्ध हो गया, उस युद्ध के बाद में जो चिंतन जो विचार हो रहा है उसकी बात हो रही है। इसका मूल कथानक महाभारत के शांति पर्व से लिया गया, ये बात भी सही है, महाभारत से लिया गया। कुरुक्षेत्र का सर्वप्रथम प्रकाशन 1946 में हुआ था, ये बात भी सही है। ये महाकाव्य गांधीवादी अहिंसा का पूर्ण समर्थन करता है, ये बात गलत है, ये बात सत्य नहीं है, तो हमारा आंसर ये वाला हो जाएगा। आगे देखिए, 17 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, कड़ती प्रतिध्वनि प्राणगत अनिवार्य सत्य घात की इस पंक्ति में कौन सा काव्य दोष है? तो काव्य दोष हमारे सिलेबस के अंदर है, और यहाँ पर ग्रामित्व काव्य दोष है, जो कड़ती शब्द है वो ग्रामीण भाषा का शब्द है, तो ऐसे जो उदाहरण है उसको आपको अच्छे से देखना होगा। और काव्य दोष अगर आपने नहीं देखे तो वो मैंने अच्छे से समझाए, आप जाकर देख लीजिए, हमारे जो काव्य दोष है वो सिलेबस में दे रखे सेकंड ग्रेड में, तो काव्य दोष है, काव्य गुण है, वो सारे बातें मैंने अच्छे से बता दी है। 18 नंबर है, रामधारी सिंह दिनकर की रचनाओं का सही क्रम है? रेणुका, हुंकार, रसवंती, उर्वशी, यानी पहले रेणुका प्रकाशित हुई थी, फिर हुंकार, फिर रसवंती, फिर उर्वशी। ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछते हैं, तो आपको इसका क्रम भी याद करना पड़ेगा। 19 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र काव्य में अध्यायों का नाम है? तो अध्यायों का नाम सर्ग दे रखा है, यानी कहीं पे सर्ग होता है, कहीं पे कांड होता है, कहीं पे पाठ होता है, ठीक है, तो ये अलग अलग नाम होते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर कुरुक्षेत्र में हमारे 7 है वो क्या है? सर्ग है। पाठ का नाम क्या दे रखा है? सर्ग। 20 नंबर का क्वेश्चन है, दिनकर ने महाभारत के किन 2 पात्रों के आधार पर कुरुक्षेत्र काव्य की रचना की है? तो भीम और युधिष्ठिर दोनों के बीच में वार्तालाप हुई, उसी के आधार पर है वो दिनकर ने कुरुक्षेत्र जो काव्य है उसकी रचना की है। 21 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, परले किसी बूढ़े कुटिल नीतिज्ञ के व्यवहार का, या परले से क्या आशय, यानी युद्ध, युद्ध है जो कुटिल नीतिज्ञ है उसके कारण हुआ है, तो यहाँ पर परले शब्द है वो किसके लिए? युद्ध के लिए आया है। 22 नंबर का क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो 23 सितंबर 1908 में रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था। आगे देखिए, 23 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो उर्वशी जो रचना है रामधारी सिंह दिनकर की, उस पे इसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। और जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो संस्कृति के 4 अध्याय, संस्कृति के 4 अध्याय
उस पे इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। 24 नंबर का क्वेश्चन है, हर युद्ध के पहले द्विधा लड़ती उबलते क्रोध से। इस पंक्ति में द्विधा का अर्थ है यानी दुविधा या द्वंद्व। यानी हर युद्ध से पहले दुविधा लड़ती, इसका मतलब ये हुआ कि द्वंद्व की स्थिति है, युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। प्रत्येक युद्ध से पहले ऐसे विचार है वो हर मनुष्य के बीच में आते हैं। 25 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, आत्मा का संग्राम आत्मा से और देह से जीता जाता है। रामधारी सिंह दिनकर का ये कथन किस कृति के संदर्भ में कहा गया है? तो ये कुरुक्षेत्र के संदर्भ में कहा गया है और रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है। अगर वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। 26 नंबर का क्वेश्चन है, उस हलाहल सी कुटिल द्रोहांगनी का जो कि जलती आ रही चीरकाल से, इस द्रोहांगनी का कवि ने क्या कारण बताया? उत्तर है स्वार्थ लोलुपता, यानी स्वार्थ के कारण ही ऐसे युद्ध वो होते हैं। 27 नंबर का क्वेश्चन है, कुटिल नीति के युद्ध के पश्चात आश्वस्त होकर क्या सोचता है? यानी वो सोचता है युद्ध में रक्त तो बहा, क्योंकि जब युद्ध होता है तो बहुत सारे लोग मारे जाते हैं तो रक्त बहता है, किंतु देश की प्रतिष्ठा बच गई। जैसे मान लिया आज भारत और पाकिस्तान है, भारत और चीन है, जो अलग अलग देश है उनके बीच में युद्ध होता है तो उससे क्या, युद्ध होने से बहुत सारे लोगों की जनहानि होती है, परंतु जो हमारे स्वार्थी जो नेता लोग है वो कहते हैं हमने देश की इज्जत बचा ली है। आगे हमारा 28 नंबर का क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा जाता है? तो कुरुक्षेत्र को आधुनिक युग की गीता कहा जाता है। 29 नंबर का क्वेश्चन है, कवि दिनकर ने कुरुक्षेत्र में स्वार्थ लोलुप सभ्यता के अग्रणी किसे कहा? कुटिल नीतिज्ञ होते उनको कहा है। 30 नंबर का क्वेश्चन है, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार दिनकर की कृति कुरुक्षेत्र का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य विज्ञान के स्थान पर स्नेह या प्रेम की स्थापना करना, दूसरा विषमताओं का निराकरण करना, तीसरा बुद्धि के अतिचार का विरोध करना। तो ये सारी बातें वो इससे संबंधित है। 31 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, कवि दिनकर के अनुसार युद्ध के बाद सम्मान से किन के नाम लिए जाते हैं? तो जिनकी गोद उजड़ गई है, जिनका सिंदूर मिट गया है, यानी हम कहते हैं जो शहीद हो गए तो उन शहीदों की जो उनका सम्मान से नाम लिया जाता है युद्ध के बाद में, क्योंकि वो मर मिटे हैं हमारे देश के लिए। 32 नंबर का क्वेश्चन है, दिनकर द्वारा रचित किस कृति का वर्ण्य विषय काम अध्यात्म है? तो वो उर्वशी का है। उर्वशी रचना जिसपे दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। 33 नंबर का क्वेश्चन है, कवि दिनकर की रचना उर्वशी की रचना कब की गई थी? 1961 ईस्वी में। 1961 में जो उर्वशी है वो प्रकाशित हुई थी और शायद 1900 फिक्स तो थोड़ा मेरे को नहीं है, पर 1972 ईस्वी के अंदर इसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। 72 ही है लगभग। 34 नंबर है, कवि दिनकर किस काव्य धारा के कवि है? तो राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा के कवि है। 35 नंबर का क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र का प्रतिपाद्य विषय क्या है? यानी युद्ध और शांति की समस्या, यानी युद्ध हो गया उसके बाद में शांति नहीं हो रही तो ये जो दोनों के बीच की समस्या उस पर चर्चा हो रही है कुरुक्षेत्र में। 36 नंबर का क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र का काव्य रूप क्या है? तो कुरुक्षेत्र एक प्रबंध काव्य है। 37 नंबर का क्वेश्चन है, अधैर्य का कवि किसे कहा जाता है? तो रामधारी सिंह दिनकर को अधैर्य का कवि भी कहा जाता है। आगे देखो 38 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, शोणित बहा लेकिन बच गई लाज देश की। कुटिल राजनीति के किसका खून बहाकर सोचता है कि देश की लाज बच गई? यानी नौजवानों का। युद्ध में लड़ने वाले क्यों होते? जो सैनिक होते वो नौजवान ही होते। 39 नंबर, कुरुक्षेत्र के कथानक का मूल आधार ग्रंथ कौन सा है? तो महाभारत, यानी महाभारत से लिया गया है। महाभारत के शांति पर्व से। 40 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र में साम्यवाद का प्रतिपादन हुआ, ये कथन किसका है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का। 41 नंबर का हमारा क्वेश्चन देखिए, कुरुक्षेत्र काव्य के प्रथम सर्ग का मूल कथ्य क्या है? यानी प्रथम सर्ग में क्या लिखा है? तो युद्ध मानव और मानवता के लिए अभिशाप है, युधिष्ठिर का प्रायश्चित एवं आत्मग्लानि है, युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। तो ये सारी बातें वो प्रथम सर्ग के अंदर आई है। 42 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र का प्रतिपाद्य विश्व युद्ध नहीं शांति है,
विश्व कलह नहीं मनुष्य मात्र की एकता है, ये कथन किसका है? तो ये शिवचंद्र शर्मा का है। 43 नंबर का क्वेश्चन है, दिनकर द्वारा रचित परशुराम की प्रतीक्षा किस पृष्ठभूमि पर लिखी गई है? उत्तर है चीन द्वारा भारत पर किया गया आक्रमण। यानी दिनकर द्वारा जो लिखी गई है परशुराम की प्रतीक्षा, वो लिखी चीन द्वारा भारत पर किया गया जो आक्रमण है। 44 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, दिनकर को उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष में दिया गया? तो देखो 1972 में, जो मैंने ऊपर आपको बताया तो सही है, 1972 में ही दिया गया था। 1961 में यह प्रकाशित हुई थी। 45 नंबर का क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र काव्य कृति की पृष्ठभूमि क्या है? तो द्वितीय विश्व युद्ध, यानी द्वितीय विश्व युद्ध है, उस पर पृष्ठभूमि पर लिखा गया है। आगे देखिए 46 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर ने कुरुक्षेत्र से पूर्व युद्ध की समस्या से संबंधित कौन सी कविता लिखी थी? कलिंग विजय, कलिंग विजय वो लिखी थी कुरुक्षेत्र से पहले। 46 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र न तो दर्शन है और न किसी ज्ञानी के प्रौढ़ मस्तिष्क का चमत्कार है, ये तो अंततः एक साधारण मनुष्य का शंकाकुल हृदय ही है जो मनुष्य के स्तर पर चढ़कर बोल रहा है, ये कथन किसका है? तो ये बात रामधारी सिंह दिनकर ने कुरुक्षेत्र के संबंध में कही है। आगे हमारा 48 नंबर का क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र काव्य कृति का प्रकाशन वर्ष है? तो 1946 ईस्वी में कुरुक्षेत्र वो प्रकाशित हुआ था। याद रखना अच्छे से, क्योंकि आपके सिलेबस में दे रखा तो पूछा जा सकता है। 49 नंबर का क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र का उद्देश्य बुद्धि के अतिचार तथा विषमताओं का निराकरण और विज्ञान के स्थान पर स्नेह की स्थापना करना है, ये कथन किसका? तो ये कथन डॉक्टर नगेंद्र का है। हमारा 50 नंबर का क्वेश्चन जो इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य में प्रथम राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त के बाद द्वितीय राष्ट्र कवि कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर है। यानी प्रथम जो राष्ट्र कवि है वो मैथिली शरण गुप्त को माना गया है और द्वितीय जो राष्ट्र कवि है वो हमारे रामधारी सिंह दिनकर को माना गया है। और ये दोनों ही क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, मोस्ट है। तो ये 50 क्वेश्चन हमने कुरुक्षेत्र से संबंधित देखे। आगे की क्लास के अंदर हम और इससे संबंधित क्वेश्चन है वो देखेंगे। जितने भी जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन लेने की कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। आप लाइक नहीं करते हो, लाइक किया करें। दूसरी बात है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।